आज की क्लास में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और ज्वालामुखी जो टॉपिक है ये आपके मेंस के सिलेबस में है और मेंस में आपके ज्वालामुखी प्रकार वितरण और जो कारण है ज्वालामुखी के वो सब आपके मेंस में है। तो वोल्केनो के टाइप्स, रीजंस एंड इफेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपके मेंस के सिलेबस में है। तो डिटेल से ज्वालामुखी वाला जो चैप्टर है वो हमें स्टार्ट करना है। तो आज की क्लास से जो भी टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो सब मेंस में है और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी आज हम करेंगे उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ज्वालामुखी जो है, इस टर्म से, शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक भाग से, इंटरनल पार्ट जो है, अंदर जो लावा, अंदर जो मैग्मा बना हुआ है, वो जब किसी भी कारणवश ऊपर की तरफ आ जाए पृथ्वी की सतह पर और विस्फोट के साथ जब मैग्मा बाहर निकले लावा के रूप में, जब तक अंदर होता है तब तक तो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। और जैसे ही बाहर आता है तो क्या कहलाता है? लावा। तो जब पृथ्वी की सतह के किसी भाग को तोड़कर एकदम से मैग्मा बाहर निकलता है और लावा के रूप में बाहर निकलता है सतह पर, उस क्रिया को या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस जिस वेंट से, जिस हिस्से से तोड़कर ये निकल रहा है लावा बाहर, उसको कहते हैं वॉल्केनो। और इस प्रोसेस को कहा जाता है वॉल्केनिज्म। और इंग्लिश, हिंदी में अगर बात करें तो इस क्रिया को भी ज्वालामुखी क्रियाएं बोलेंगे। ज्वालामुखी और क्रिया लगाएंगे आगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। और जब आप ज्वालामुखी बोलते हैं तो उसका मतलब आप पृथ्वी के उस सतही भाग की बात कर रहे हैं जिस हिस्से को तोड़कर वो मैग्मा बाहर निकला है लावा के रूप में। तो जब ये ज्वालामुखी उद्भव होता है और ये लावा निकलता है, तो क्या केवल लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी उद्भव के दौरान या वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान? नहीं, लावा के साथ साथ कई सारी चीजें निकलती हैं। जो पृथ्वी का हिस्सा टूटा है, सतह का भाग, वहां जो स्थल भाग था या जो भी लैंड थी, उसके टुकड़े, पीसेस जो टूटे हैं वो भी उसके साथ बिखरते हैं जब ज्वालामुखी उद्भव होता है। तब अंदर से गैसेस निकलती हैं, तो कई सारे टुकड़े, पीसेस, धूल के कण, गैसेस, ये सब चीजें जो है बाहर निकलती हैं। तो ज्वालामुखी एक उद्भव एक प्राकृतिक परिघटना, एक नेचुरल फिनोमेना या प्रोसेस है जिसमें विस्फोट के साथ या कई बार शांत रूप से भी विस्फोट के साथ लावा निकलता है और उसके साथ बहुत सी अन्य चीजें निकलती हैं, जैसे कि गैसेस के अलावा जलवाष्प, वाटर वेपर के अलावा डस्ट पार्टिकल्स, धूल आदि निकलती है। और उसके साथ साथ ये जो है कई सारे खंड निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं। उन टुकड़ों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो गर्म टुकड़े होते हैं, लावा के जमे हुए गर्म टुकड़े, उन गर्म टुकड़ों को कहा जाता है पायरोक्लास्टिक डेब्रीज। इंग्लिश में तो पायरोक्लास्टिक डेब्रीज कहा जाता है। पायरो मीन्स हॉट, क्लास्टिक मीन्स पीसेस, तो पायरोक्लास्टिक डेब्रीज मीन्स हॉट पीसेस ऑफ लावा। हिंदी में इसको कहते हैं ज्वल खंडाश्मी पदार्थ। ज्वल खंडाश्मी पदार्थ। ज्वल मतलब गर्म, खंड मतलब पीसेस, टुकड़े, और वो जो पीसेस के जो पूरा पदार्थ निकलता है उसको कहते हैं ज्वल खंडाश्मी पदार्थ। तो ज्वालामुखी उद्भव के दौरान ये सब चीजें निकलती हैं, गैसें, जलवाष्प, धूल के कण, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, ज्वल खंडाश्मी पदार्थ। और जो टुकड़े निकलते हैं ज्वल खंडाश्मी पदार्थ वाले, वैसे तो ये बड़े बड़े होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं टुकड़े तो उन्हें कहा जाता है ज्वालामुखी बम, वॉल्केनिक बॉम्ब, ज्वालामुखी बम या वॉल्केनिक बॉम्ब। बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े होते हैं तो वॉल्केनिक बॉम्ब कहलाते हैं। तो ये टुकड़े हैं। और अगर टुकड़े थोड़े और छोटे हों, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज से भी छोटे हों, मटर के दाने के आकार के जो लावा के थोड़े थोड़े जमे हुए टुकड़े निकलते हैं, उन मटर के दाने के आकार के ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले जो टुकड़े हैं उन्हें कहा जाता है लैपिली। तो ज्वालामुखी उद्भव के दौरान लावा के साथ ये सब चीजें निकलती हैं और जो टुकड़े, पीसेस वगैरह निकलते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम होते हैं। और राख भी निकलती है, गैसेस के साथ एशेस भी निकलती है, राख भी निकलती है। यस, तो ये सारी चीजें निकलती हैं। अब लैपिली मटर के दाने के आकार के टुकड़े हैं, ज्वालामुखी बम काफी बड़े टुकड़े हैं, ज्वल खंडाश्मी पदार्थ गर्म लावा के जमे हुए कुछ टुकड़े हैं। और जो भी पदार्थ उछलते हैं आसपास के क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भव के दौरान, उन टुकड़ों को सम्मिलित रूप से एक साथ कहा जाता है टेपेरा।
और ये सारी चीजें जब निकलती है तो आसपास के क्षेत्र में एक बार तो उछलती है, उछल के गिरती है, और उसके बाद यहाँ पर ये सारा पदार्थ इकट्ठा होकर ज्वालामुखी शंकु या वॉल्केनिक कोन जो है उसका निर्माण करता है, क्योंकि जितना भी लावा निकला है वो जम जाएगा, उससे इस तरह से कुछ समय बाद एक ऐसा कोन बनेगा लावा का, और उस कोन में जो भी पदार्थ निकले हैं वो भी उसके साथ लावा के साथ आकर जम जाएंगे। तो इस तरह से विभिन्न चीजें, विभिन्न पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी उद्भव के दौरान। तो अगर आपको परिभाषित करने को बोला जाए कि ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, तो ज्वालामुखी एक प्राकृतिक परिघटना है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर लावा तथा कई अन्य पदार्थ जैसे गैसें, राख, ज्वलखंडाश्मी पदार्थ, लेपली आदि पृथ्वी से बाहर निकलते हैं सतह पर। और इंग्लिश में अगर देखें तो इट इज अ नेचुरल फिनोमेना अंडर विच विद एक्सप्लोजन from the inner part of earth lava comes out with other material and fragments like pyroclastic debris, lapilli, gases etc, ash etc। तो जो गैसेस निकलती हैं ज्वालामुखी उद्भव के दौरान, बहुत सी प्रकार की बहुत सी गैसेस निकलती हैं। अब उन गैसेस में अगर हम देखें, एक तो नाइट्रोजन निकलती है, आर्गन निकलती है, उसके अलावा सल्फर निकलती है, क्लोरीन निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, कई सारी अन्य गैसें निकलती हैं, इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी निकलती है। तो विभिन्न गैसें निकलती हैं। तो 2-1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, पर जितनी भी गैसें निकलती हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैसियस फॉर्म में चीज निकलती है वो है जलवाष्प, वाटर वेपर। हालांकि वाटर वेपर को एक प्रॉपर गैस तो नहीं कह सकते, पर फिर भी जब गैसीय पदार्थों की बात हो तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला जो गैसीय पदार्थ है वो है वाटर का गैसियस फॉर्म, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर या जलवाष्प। तो ये अक्सर कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में या प्री वगैरह में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ या कौन सा गैसियस पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है ज्वालामुखी उद्भव के दौरान। तो आपको वॉल्केनिक इरप्शन में फिर मेनली वाटर वेपर जो है उसको टिक करना है। प्री में अगर आए तो वाटर वेपर को टिक करना है, क्योंकि वाटर वेपर सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये कुछ गैसेस हैं। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज वगैरह, आपको वॉल्केनो कैसा क्या होता है वो बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो अब देखिए, ये है एक GIF इमेज जिसमें आपको दिख रहा है ये लावा जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और निकल रहा है। इस तरह से ज्वालामुखी उद्भव होता है, और ये जो कोन बनता है ये बाद में जब ठंडा होकर लावा जम जाता है उसके बाद इस तरह का कोन या शंकु बनता है। ये जो आपको इसमें ये दिख रहा है ये बेसिकली जलवाष्प और अन्य गैसेस हैं जो कि प्रेशर लगा रही हैं उस लावा को बाहर निकलने के लिए, प्रोत्साहित कर रही हैं। तो ये जो है लावा बाहर इसी वजह से निकलता है क्योंकि गैसेस और वाटर वेपर जैसी चीजें जो है वो प्रणोदक का कार्य करती हैं, प्रोपेलेंट का कार्य करती हैं और ऊपर की तरफ धकेलती हैं लावा को, जिसकी वजह से वो बाहर निकलता है। तो देखिए बेसिक डेफिनेशन ज्वालामुखी की। तो बेसिक डेफिनेशन में ज्वालामुखी एक प्राकृतिक परिघटना है जिसमें विस्फोट के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, धूल कण, गैसें आदि निकलती हैं, और कई सारी गैसेस निकलती हैं जिनमें से प्रमुख है सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और वॉल्केनो, इंग्लिश में वॉल्केनो और वॉल्केनिज्म तो प्रोसेस को कहा जाता है, और वॉल्केनो उस वेंट को कहा जाता है, उस हिस्से को जहां से वो लावा बाहर निकला है, उस खुले भाग को। वेंट और ओपनिंग थ्रू विच लावा, गैसेस, एशेस, डस्ट, वाटर वेपर, फ्रेगमेंटल मटेरियल में पायरोक्लास्टिक डेब्रीज हो गई, लेपिली हो गई, आर इजेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। तो ये है वॉल्केनो। अब देखिए वॉल्केनो की जब हम बात करते हैं तो ज्वालामुखी के निर्माण के कारण क्या है, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण क्या है, व्हाट आर द बेसिक रीजंस विच प्रमोट वॉल्केनिक एक्टिविटीज। तो ये रीजंस जानना जरूरी है। तो देखिए रीजंस में, कारण में सबसे पहला कारण जो है ज्वालामुखी उद्भव का, वॉल्केनिक इरप्शन का, वो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद होगा जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि अभिसारी प्लेट किनारे जो होते हैं, अभिसारी प्लेट किनारे मतलब कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, इन कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, प्लस अपसारी प्लेट किनारों पर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, या डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं।
ये हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था। फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद है अभिसारी प्लेट किनारों पर दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और आपस में आकर टकराती हैं। दोनों में से एक प्लेट नीचे की तरफ धंसती है। जो प्लेट नीचे की तरफ धंसती है वो धंसकर और नष्ट हो जाती है, उच्च तापमान के कारण पिघलकर नष्ट हो जाती है। और जो प्लेट नीचे पिघलकर नष्ट होती है वो पिघलकर मैग्मा बनाती है। और ये मैग्मा जो है ये बाहर निकलता है, पर ये तभी बाहर निकलेगा जब दोनों प्लेटों के बीच में जल होगा, अगर स्थलीय दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है तो। और जल होने से क्या होता है, जल नीचे जाएगा, जल वाष्प के रूप में आएगा और जगह ढूंढेगा कोई कमजोर स्थल जिससे ये वाटर वेपर बाहर निकलेगा। तो अभी जैसा आपने जीआईएफ इमेज में देखा, वाटर वेपर एक प्रणोदक का कार्य करता है, जल वाष्प, और प्रणोदक प्रोपेलेंट के रूप में वो मोटिवेट करेगा, प्रोत्साहित करेगा इस लावा को ऊपर निकलने के लिए, और जगह भी देगा, रास्ता भी देगा। तो इसके माध्यम से लावा बाहर निकलेगा और फिर बाद में इससे क्या बनेगा, ज्वालामुखी शंकु बनेगा, वॉल्केनिक कोन बनेगा। तो इस तरह से कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर अक्सर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, प्लेट के धंसने, नष्ट होने और मैग्मा के निर्माण होने के कारण। अपसारी प्लेट किनार पर क्या कारण होता है, तो यहाँ आपको याद होगा अपसारी या डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पे क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जब प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो नीचे जो एस्थेनोस्फेयर है, दुर्बल मंडल वाला भाग, वो खुल जाएगा और वहां से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये दो प्लेट्स जब साइड में हुई तो इन प्लेट्स के साइड में खिसकने के कारण यहाँ नीचे जो है एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट खुल गया और एस्थेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल से लावा बाहर निकला और पूरा जो गैप है उसमें से लावा बाहर निकला और आसपास के क्षेत्र में पूरा फैल गया। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने समझा था कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हमने समझा था कि प्लेटों की गति के कारण ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण ज्वालामुखी उद्भव का यही है और साइंटिफिकली अभी आज की तारीख में सबसे ज्यादा मान्य जो कारक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो फैक्टर है या रीजन है वॉल्केनिक इरप्शन का, वो यही है। इसी वजह से पैसिफिक ओशन के किनारे पर जो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है वहीं पर विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या टेक्टोनिज्म जो है, विवर्तनिक गतिविधियां जो है, यही ज्वालामुखी को प्रोत्साहित करती है, ज्वालामुखी उद्भव का सबसे ज्यादा बड़ा कारण है। तो ये है वॉल्केनिक एक्टिविटीज का सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण है अर्थक्वेक, भूकंप। अब भूकंप कैसे कारण हो सकते हैं, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर कहीं पे भी अगर भूकंप आता है, सपोज ये सतह है, यहाँ अगर किसी कारण से भूकंप आए तो भूकंप की वजह से भूमि में कंपन होता है। कई बार कोई कमजोर भूमि होती है और उसमें कंपन होता है तो कंपन की वजह से दरार भी बनती है। अगर वो दरार बहुत ज्यादा बड़ी बने और बहुत ज्यादा गहरी बने तो फिर उस स्थिति में क्या होता है, नीचे से मैग्मा को स्थान मिल जाता है ऊपर की तरफ आने का। तो ज्वालामुखी तो भूकंप के कारण कई बार ऐसे दरारें सी बन जाती हैं और इन दरारों के माध्यम से फिर नीचे से पृथ्वी की सतह से सतह पर आंतरिक भाग से नीचे से ये लावा इस दरार में से निकल सकता है। तो कई बार ज्वालामुखी क्रियाएं कभी कभी भूकंप के कारण भी होती है, हमेशा नहीं, कभी कभी भूकंप के कारण भी होती है। तो भूकंप कैसे प्रोत्साहित करता है, दरार बनती है भूकंप की वजह से और फिर दरार से निकलता है मैग्मा, और जब वो मैग्मा सतह पर निकल जाता है तो वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। तो इस तरह से भी ज्वालामुखी उद्भव होने की संभावना रहती है। तो ये दूसरा बड़ा कारक हो गया। अब तीसरे बड़े फैक्टर की अगर बात करें वॉल्केनो का रीजन, वो है गैसों की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। फॉर्मेशन ऑफ गैसेस में यहाँ मुख्यतः बात हो रही है जलवाष्प जैसी गैसों की, वाटर वेपर जैसी गैसों की। तो आपको पहले ही ध्यान है कि जलवाष्प जो है, वाटर वेपर, ये एक ऐसी गैसियस फॉर्म में वाटर का एक ऐसा चीज है या एक ऐसा फॉर्म है जो कि ज्वालामुखी उद्भव के दौरान लावा को बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करता है। जैसे हमने देखा अभिसारी प्लेट किनारों पर, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर जब दोनों प्लेट्स के बीच में जल स्थित होता है तब वो जल नीचे जाता है और नीचे जाने पर ये जल जो है ये गर्म हो जाएगा
और गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित होगा। और मैंने उस समय भी बताया था आपको पहले कि प्रेशर जो होता है, वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है काफी ज्यादा होता है। जैसे प्रेशर कुकर में हम कोई चीज पकाने के लिए डालते हैं तो प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, किसकी वजह से बजती है? जलवाष्प के कारण बजती है, वाटर वेपर के कारण। तो वाटर वेपर जो है अपने आप कमजोर स्थल ढूंढ लेता है, वीक पॉइंट ढूंढ लेता है, और उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो कुकर की सीटी को उठाकर जलवाष्प बाहर भी निकल जाता है। तो उसी तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इंटरनल पार्ट में भी, जहां पे भी वाटर वेपर या वाटर वेपर से मिलती जुलती ऐसी गैसेस जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती हो, वो रास्ता ढूंढती हैं और कोई भी वीक पॉइंट जहां मिलता है सतह पर, उस कमजोर स्थल को तोड़कर वो वाटर वेपर या जलवाष्प जैसी मिलती जुलती जो गैसेस है वो जो है वो बाहर निकलती हैं। और जब ये गैसें बाहर निकलती है तो इनके साथ ये लावा भी बाहर निकल जाता है और ज्वालामुखी क्रियाएं होती। तो कई बार ज्वालामुखी क्रियाओं के पीछे मुख्य कारण होता है गैसें। अगर गैसों की तीव्रता बहुत ज्यादा हो, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट करी हो नीचे से गैसेस ऊपर की तरफ, तो बहुत तेज विस्फोट के साथ ज्वालामुखी उद्भव होता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है। तो ज्वालामुखी उद्भव के प्रमुख कारण गैसेस भी हैं, और गैसेस में कैसी गैसेस? वाटर वेपर जैसी गैसेस जो काफी ज्यादा प्रेशर लगा के अपने आप से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, और सबसे प्रमुख तो वाटर वेपर खुद ही है। तो ये है एक और प्रमुख कारण। फिर देखिए भूगर्भ में तापमान का बढ़ना। भूगर्भ मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं पे भी सतह के नीचे की तरफ अगर टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण, जैसे हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जब डीके होता है, रेडियोधर्मी पदार्थों का जब विघटन होता है, तो विघटन के कारण क्या रिलीज होती है? हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव डीके या विघटन के कारण, या फिर किसी भी रासायनिक क्रिया की वजह से, केमिकल एक्टिविटीज के कारण, किन्हीं भी कारणों से अगर हीट रिलीज होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो उस हीट के कारण, ऊष्मा के कारण, वहां जो स्थित चट्टाने हैं, रॉक्स, उस पर्टिकुलर एरिया में, वो रॉक्स मेल्ट हो जाती है। और वो जब रॉक्स मेल्ट होती हैं तो क्या बनता है? मैग्मा बनता है। अब कहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर मैग्मा बना हुआ है, तभी तो वो मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा, वही क्रिया तो क्या कहलाएगी? ज्वालामुखी उद्भव की क्रिया। अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी के नीचे या जो सतह के नीचे वाला भाग है वहां मैग्मा होता ही नहीं, तो ज्वालामुखी उद्भव की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो है कि मैग्मा तो होना ही चाहिए अंदर, तभी तो वो बाहर निकलेगा। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया कौन पूरा करता है? भूगर्भ में जो तापमान बढ़ता है वो। और तापमान क्यों बढ़ता है? वैसे मुख्यतः तापमान बढ़ता है रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से, और दुर्बल मंडल में ये बढ़ता है, और इसी वजह से दुर्बल मंडल में, एस्थेनोस्फीयर में चट्टानें पिघलती हैं, मैग्मा बनता है, और फिर वही मैग्मा सतह पर आता है ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान। तो ये है एक और कारण। फिर आप देखिए दाब का कम होना। अब ये दाब का कम होना, ये कौन से दाब के कम होने की बात कर रहे हैं? नीचे जो सतह के नीचे वाला जो भाग है, उस आंतरिक भाग के ऊपर अगर ऊपरी चट्टानों का दाब कम हो जाए, प्रेशर हट जाए या रिड्यूस हो जाए, तो उससे काफी ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं ज्वालामुखी उद्भव की। कैसे बनती हैं? तो देखिए ये है कोई सतह के ऊपर चट्टान, रॉक, और ये है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में अभी जितनी भी चट्टानें हैं वो ठोस है, क्योंकि ऊपर वाली रॉक का कंटिन्यूसली प्रेशर लग रहा है नीचे वाली रॉक्स के ऊपर, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में है। मान लीजिए कुछ समय बाद किसी कारण से ये चट्टान पूरी टूट जाए, हट जाए, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाए, तो ये रॉक जो है ऊपर वाली, अगर ये हट जाती है, ये मान लीजिए पूरी कट गई, तो इसका जो पहले प्रेशर था नीचे वाली रॉक्स पर, वो प्रेशर अब कम हो गया है। आंतरिक भाग में चट्टानों पर दाब जो लग रहा था अभी तक, वो दाब कम हो गया। जैसे ही दाब कम होता है, इंटरनल रॉक्स के ऊपर जो ओवरलाइंग प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वैसे ही दाब के कम होने के साथ गलनांक जो है, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक जब कम होता है, तो सामान्य से तापमान पर भी चट्टानें पिघल जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये चट्टान, पहले जब ये ओवरलाइंग रॉक था, ये ऊपर ये चट्टान स्थित थी, तो नीचे का दाब काफी अच्छा खासा था,
और नीचे का टेम्परेचर मान लीजिए, पहले टेम्परेचर कुछ भी एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस था सपोज इसके नीचे वाली रॉक्स का, और अभी जो है जब ये रॉक पूरी ऊपर से ऊपर वाली चट्टान हट गई है टूटकर, उसके बाद भी टेम्परेचर यहाँ का तो 300 डिग्री सेल्सियस ही है, पर उस 300 डिग्री सेल्सियस में सेम तापमान के ऊपर भी ये चट्टानें पिघल जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर कम होने से पहले इनका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 350 या 330 के आसपास अगर हो था, तो अब इनका मेल्टिंग पॉइंट है ना रिड्यूस होकर और हो चुका है 290 डिग्री सेल्सियस। तो जब ऊपर से दाब हटता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, तो रॉक्स में एक जनरल फिनोमिना है, या किसी भी चीज में एक जनरल फिनोमिना है कि उसका गलनांक कम हो जाता है, और गलनांक कम होने से समान सिमिलर टेम्परेचर भी होगा तो भी वो रॉक जो है वो पिघलने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं कह रहे कि हमेशा ऐसा होता है, बट कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से दाब कम होने से गलनांक कम होता है, गलनांक कम होने से चट्टान पिघलती है, चट्टान पिघलने से मैग्मा बनता है, मैग्मा बनने से ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो इसीलिए दाब का कम होना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है ज्वालामुखी क्रियाओं का। तो ये एक और कारण हमने देख लिया। अगला जो है कारक जो प्रभाव बनाता है या उत्पत्ति जो है इसके ज्वालामुखी के उद्भव में सहायक है, वो है समस्थितिक असंतुलन या आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस। तो अब पहले ये समझने की जरूरत है कि आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस होता क्या है, समस्थितिक असंतुलन क्या होता है। तो समस्थिति जो है कहा जाता है समान स्थिति में या इवन पोजीशन जो है अर्थ की, उसको पृथ्वी समस्थिति बनाए रखती है। अब समस्थिति किसके बीच में बनाए रखती है, तो देखिए पृथ्वी पर कहीं पर ऊंचे स्थान है, जैसे ऊंचे पर्वत है, वहीं कुछ क्षेत्र पृथ्वी के ऐसे हैं जिनमें कई गर्तें, डिप्रेशन वगैरह पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के ऐसे ऊंचे नीचे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्तें हैं और इस तरह के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन ऊंचे और नीचे स्थानों के बीच में पृथ्वी एक संतुलन बनाकर रखती है। अब ये संतुलन कैसे बनाकर रखती है पृथ्वी, तो देखिए जितनी भी ऊंची चट्टानें हैं, ऊंची चट्टानें या ऊंचे रॉक्स वगैरह जो हैं, ऊंचे भूभागों की चट्टानों का घनत्व कम है, घनत्व कम है, डेंसिटी कम है और वेट भी कम है। और जो गहराई में स्थित चट्टानें हैं, जैसे डीपर पार्ट्स जो है अर्थ के, वहां पे जो भी रॉक्स हैं, उन रॉक्स की डेंसिटी, घनत्व, वजन वगैरह जो है वो ज्यादा है या अधिक है। तो इस तरह से जो स्थान पृथ्वी में बहुत ज्यादा गहरे हैं वहां पर वजन ज्यादा है चट्टान का, जबकि जो ऊंचे भाग हैं उनमें हल्की चट्टानें हैं। तो ऊंचे और नीचे भागों के बीच में एक बैलेंस बना रहता है वजन के अंदर, वेट के अंदर। इसीलिए हायर और लोअर रीजन जो है उनकी वजह से पृथ्वी असंतुलित नहीं होती, बैलेंस बना रहता है। तो ये जो ऊंचे और नीचे स्थानों के बीच में संतुलन है, इस संतुलन को कहते हैं समस्थिति या फिर आइसोस्टेसी। और आइसोस्टेसी या आइसोस्टैटिक कंडीशन किसी वजह से अगर डिस्टर्ब होती है तो ज्वालामुखी और भूकंप दोनों की स्थिति बनने की संभावना रहती है। अब कैसे डिस्टर्ब होगी ये, तो अपर्दन चक्र जो होता है, इरोजन का जो प्रोसेस होता है, उसकी वजह से कई बार ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब कैसे डिस्टर्ब होगा उसमें देखिए, मान लीजिए ये पहले से स्थित कोई चट्टान है, ऊंची चट्टान है, और पास में ही तटवर्ती क्षेत्र में कोस्टल रीजन के पास से थोड़ा जाते ही फिर समुद्र है जिसमें गहरी गर्त है, डिप्रेशन है। तो होता क्या है कि कई बार नदियां या कोई भी प्राकृतिक जो अपरदनकारी कारक है, कोई भी अपरदनकारी या इरोजनल जो एक्टिविटी करने वाले नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनके थ्रू जल आदि के माध्यम से ये चट्टानों के कुछ टुकड़े अगर टूट जाएं ज्यादा मात्रा में, और वो टुकड़े टूटकर और इस सागर में यदि चले जाएं, तो क्या होगा, ये संतुलन जो पृथ्वी ने बना रखा है, ऊंचे और नीचे स्थानों के वजन के बीच में बैलेंस जो बना रखा है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से टूटी ये चट्टान, ये टूट गई, और यहाँ से इसके जो टुकड़े टूटे ये इस जल के साथ बहकर और आगे चले गए समुद्र में, और महासागर में कोई गर्त है उसमें जाकर इकट्ठे हो गए खूब सारे। अब जब ये
इरोजनल एक्टिविटी की वजह से वहां जाकर इकट्ठे हुए हैं काफी सारे सेडिमेंट्स, अवसाद। तो वो जो क्षेत्र है गहरा, जो पहले ही अधिक वजन वाली चट्टानों वाला था, हाई डेंसिटी वाली, हाई मास वाली रॉक्स वाला एरिया था, वहां पर अगर और सेडिमेंट्स एड ऑन हो गए तो वो हिस्सा और ज्यादा भारी हो गया, और जो हायर रॉक्स थे, ऊंची चट्टाने थी, उनसे जो टुकड़े टूट कर अलग हो गए, उसकी वजह से वो ऊंची चट्टाने और ज्यादा हल्की हो गई। तो इस वजह से ये आइसोस्टेसी जो है वो बिगड़ चुकी है। समस्थिति जो पृथ्वी ने बना रखी थी वो अपर्दनकारी गतिविधियों की वजह से, इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब हो गई। अब हुआ क्या, ये चट्टान हल्की हो गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर ये और ज्यादा हल्की हो चुकी है तो इसकी ऊंचाई और ज्यादा अधिक होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो गहरा भाग था या गहरी गर्त है, जिसमें और ज्यादा सेडिमेंट्स, अवसाद आ चुके हैं अगर, तो वो अवसादों की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसका वजन बढ़ गया है। तो अब अधिक वजन वाले उस हिस्से को और ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा ताकि वो उस अधिक वजन को झेल सके। तो जब भी ये समस्थिति बिगड़ती है तो फिर कुछ रचनात्मक गतिविधियां पृथ्वी द्वारा की जाती है। रचनात्मक गतिविधियां या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज अर्थ के द्वारा की जाती है। और ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के दौरान क्या होता है, जो गहरे भाग है जिनमें और सेडिमेंट्स आ गए और अवसाद आ गए, वो और ज्यादा भारी हो चुके हैं, तो वो गहरे भाग जो है वो और नीचे धंस जाते हैं, वजन की वजह से और नीचे धंस जाएंगे। और जो ऊंची चट्टाने हैं जो टूटने के कारण और ज्यादा हल्की हो चुकी है वजन में, उनको पृथ्वी जो है वो ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ धकेलती है, ताकि वो जितना ऊंचे होंगे वो उतनी हल्की चट्टान को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए समस्थिति को वापस बनाने के लिए पृथ्वी क्या करती है, इस हिस्से को नीचे की तरफ, गर्त जो डिप्रेशन वाला एरिया, उसको और नीचे धसाती है। और ये जो चट्टान है, रॉक, यहाँ पे जो माउंटेन बना हुआ है, पर्वत, इसमें ये जो चट्टानी भाग है इसको और ऊपर की तरफ उठाती है। तो ये चट्टान वाला भाग और ऊपर उठेगा तो ये हल्का भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जो गहराई में स्थित भाग है जिसमें अवसाद, सेडिमेंट्स ज्यादा हो गए हैं, वो धंस जाएगा नीचे की तरफ। तो आइसोस्टेसी जो है बैलेंस को बना के रखती है, संतुलन बना के रखती है। जो यहाँ से सेडिमेंट्स यहाँ चले गए थे इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से, वो वापस धसने वाला जो प्रोसेस है, वो हिस्सा नीचे धसा और ये हिस्सा ऊपर उठा, तो ये संतुलन का चक्र जो है वो वापस से बना लिया पृथ्वी ने। तो समस्थिति जब भी बिगड़ती है तो पृथ्वी रचनात्मक गतिविधियां करती है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करती है। और ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के दौरान पृथ्वी किसी हिस्से को नीचे की तरफ धसाती है, कुछ हिस्सों को ऊपर की तरफ उठाती है। जब ये हिस्से ऊपर नीचे उठते हैं या जाते हैं तो उसकी वजह से पृथ्वी में कंपन होता है। कंपन की वजह से भूकंप आते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक्स। और जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो इन भूकंपों के कारण कई बार कुछ कमजोर स्थल ऐसे बनते हैं जहां पे बिल्कुल वीक हो जाती है रॉक्स, और वहां से वॉल्केनिक इरप्शन आसानी से हो जाता है, कई बार दरारें भी बन जाती हैं। तो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट जब अर्थ करती है, संतुलन जब बनाने की कोशिश कर रही होती है, तब उस संतुलन बनाने के दौरान, रचनात्मक गतिविधियों के दौरान भूकंप आते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जो काफी कमजोर हो जाते हैं, जहाँ की रॉक्स जो है उनमें दरारें पड़ जाती है, उसकी वजह से ज्वालामुखी क्रियाएं कभी कभी हो जाती हैं। तो ये जो है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, इसके कारण भी भूकंप ज्वालामुखी आते हैं। तो यहाँ जो ये लिखा है समस्थितिक असंतुलन, तो समस्थितिक असंतुलन के वजह से रचनात्मक गतिविधियां, और उन रचनात्मक गतिविधियों के दौरान ज्वालामुखी और भूकंप दोनों की स्थिति बनती है। अर्थक्वेक भी आते हैं और वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन के ये मेजर कारण है या मेजर रीजंस है। तो ये जो कारण है ये आपसे पूछे जा सकते हैं 5 नंबर के प्रश्न में। तो आप ये क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा कि ज्वालामुखी के उद्भव के या उद्गार के क्या प्रमुख कारण है, व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ये आप क्वेश्चन लिख के देखिएगा। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का मतलब है 8 लाइन्स, कॉपी की 8 लाइन्स जो होती है, 8 लाइन, कोई आपके शब्द नहीं गिनने वाला, आपको 8 लाइन मिली है, उसमें जितना जो लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं उसमें। और फिर एक क्वेश्चन जो है इससे पहले जो हमने किया था कि ज्वालामुखी क्या है, क्या होता है वॉल्केनो, 2 नंबर में आ जाए तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाली गैसेस के नाम बताइए, गैसों के नाम, ये भी 2 मार्क्स में आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ज्वालामुखी को। तो देखिए ज्वालामुखी के दौरान लावा बाहर निकलता है। जब तक अंदर था, पृथ्वी के अंदर था मोल्टन मैटर या पिघला हुआ पदार्थ, तब तक वो मैग्मा था। जब वो अर्थ के ऊपर आ गया तो वो लावा बन गया।
अब लावा जो है वो भी दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए, एक तो एसिडिक लावा होता है, अम्लीय लावा, और एक बेसिक लावा होता है, क्षारीय लावा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसा कि हम ऑलरेडी चट्टाने कर चुके हैं, आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स जब हमने की थी तो फेल्सिक और मैफिक हमने देखा था, वही चीज यहाँ पर फेल्सिक और मैफिक वाली अप्लाई होगी। तो देखिए, एसिडिक रॉक, एसिडिक लावा जो होता है, अम्लीय लावा, उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिका अधिक होता है, सिलिका की मात्रा अधिक। जबकि बेसिक लावा जो है, क्षारीय लावा, उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका कम। फिर एसिडिक लावा में क्योंकि सिलिका ज्यादा होता है तो ये चिपचिपा होता है, चिपचिपा, गाढ़ा भी काफी ज्यादा होता है, तो ये थिक होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी। थिक और स्टिकी को बोला जा सकता है विस्कस। तो ये काफी विस्कस लावा है, गाढ़ा है बिल्कुल। जैसे शहद वगैरह होता है, या शहद जो ओरिजिनल शहद होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, उसको बहने में टाइम लगता है। तो जो गाढ़ी चीज होती है, थिक होती है, स्टिकी होती है, उसको बहने में, फ्लो होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो इजीली फ्लो नहीं होता। तो ये अम्लीय लावा जो है, चिपचिपा गाढ़ा होने की वजह से आसानी से बहता नहीं है, ज्यादा दूर तक बहकर नहीं जा सकता। बहता तो है ऑब्वियसली, पर थोड़ा कम बहता है, इतना फ्लूइडिटी नहीं होती इसमें, इतनी ज्यादा तरलता नहीं होती, तरलता कम, फ्लूइडिटी कम। जबकि दूसरी तरफ ये जो बेसिक लावा है, क्षारीय लावा, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ये काफी पतला होता है, और काफी पतला और कम चिपचिपा होने की वजह से ये आसानी से बहता है और बहुत दूर तक चले जाता है बहकर, तो बहता है, बहाव अधिक होता है मतलब, तो फ्लूइडिटी काफी ज्यादा है, मतलब ये लेस विस्कस जो है लावा है, ये वाला विस्कस था, थिक था, और वो लेस विस्कस है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्लस ये जो लावा है, एसिडिक लावा, एसिडिक लावा जो है, इसमें सिलिका ज्यादा होने की वजह से चिपचिपा गाढ़ा है, ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, और ऐसा लावा जब अक्सर निकलता है बाहर तो वो तभी निकल सकता है जब विस्फोट हो, ज्यादा से नीचे से ज्यादा प्रेशर लगे, तभी ऐसा गाढ़ा लावा बाहर निकलेगा, नहीं तो उसको निकलने में काफी टाइम लगता है, आसानी से नहीं निकल पाता। तो जनरली एसिडिक लावा जो है ये एक्सप्लोजन के साथ बाहर निकलते हैं, एक्सप्लोजन या विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। और ऐसा जो लावा होता है क्षारीय, बेसिक लावा, क्योंकि ये आराम से बहता है, कहीं से भी अगर दरार वगैरह भी बनी हुई है, कहीं पे भी गैप मिल जाता है, तो आसानी से ये निकल के बाहर आ जाता है। तो ये कम विस्फोटक होते हैं, क्षारीय लावा कम विस्फोट के साथ निकलता है, कम विस्फोट के साथ, लेस एक्सप्लोसिव फॉर्म में निकलता है, ये निकलता है। प्लस उसके साथ साथ ये जो बेसिक लावा होता है, ये फ्लूइड होने के साथ साथ एसिडिक लावा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गर्म होता है, गर्म, पतला, आसानी से बहने वाला, तो गर्म भी ज्यादा होता है ये कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से चिपचिपा गाढ़ा है, और बेसाल्टिक लावा या बेसिक लावा जो है उससे थोड़ा कम गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, और जल्दी से जम भी जाता है। और ऐसा जो अम्लीय लावा जमता है उससे कोई ऊंची स्थलाकृति बनती है, क्योंकि एक साथ जैसा निकला था वैसे के वैसे ऐसे लंप जम जाता है, पूरा पिंड जैसे जम जाता है, तो इससे अक्सर ऊंची स्थलाकृतियां बनती है, ऊंचे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ऊंचे शंकु वगैरह जो होते हैं, ऊंचे कोन्स वगैरह। और बेसिक लावा जो है ये बिल्कुल पतला होता है, जिस तरह से आप देखें, अगर आप किसी स्लैब के ऊपर जूस, पानी मिलाया हुआ जो जूस होता है, या रसना टाइप की जो चीज होती है, उसको अगर बहाते हैं किसी स्लैब के ऊपर किचन की, तो बह जाता है, फैल कर इधर उधर बिखर जाता है, और उसकी जो परत बनती है वो बहुत पतली सी लेयर बनती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ आप कोई बहुत गाढ़ा मैटर डालें, पदार्थ डालें उस स्लैब के ऊपर, जैसे मान लीजिए शहद वगैरह डालें, तो उसका एक बड़ा सा लंप बन जाएगा वहां पे, वो फैलेगा नहीं ज्यादा, बट उसकी हाइट ज्यादा होगी। तो बेसिक लावा जो होता है, क्षारीय लावा, वो फैलता ज्यादा है, इसलिए अक्सर क्षारीय लावा कम ऊंचाई वाली स्थलाकृति बनाता है, कम हाइट वाले लैंडफॉर्म को बनाता है। तो ये डिफरेंस हो गया बेसिक और एसिडिक लावा में। ये डिफरेंस भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आप ये भी लिखेंगे कि अम्लीय और क्षारीय लावा में क्या अंतर होता है। और अक्सर अम्लीय लावा जो है, आपको याद होगा हमने चट्टाने जब की थी तब हमने देखा था अम्लीय चट्टानों के और बेसिक क्षारीय चट्टानों के उदाहरण देखे थे।
तो लावा की अगर बात करें तो बेसाल्टिक लावा जो होता है, बेसाल्टिक लावा, ये बेसाल्टिक लावा बेसिक लावा होता है। और रायोलाइट जो लावा होता है, रायोलाइट लावा एसिडिक होता है। तो एग्जाम्पल भी है आपके पास, बेसाल्टिक लावा और एंडेसाइटिक लावा या एंडेसाइट लावा, ये एसिडिक है और वो बेसिक है। तो ये क्वेश्चन लिखना, आप आंसर लिखना। उसके बाद आप देखिए ज्वालामुखी के उद्गार की अगर बात करें, इरप्शन की, कि कैसे नीचे से मैग्मा ऊपर निकलता है लावा के रूप में। तो इरप्शन के भी कुछ प्रकार हैं। इरप्शन के उद्गार के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक तो केंद्रीय और एक दरारी उद्गार, सेंट्रल इरप्शन और एक फिशर इरप्शन। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें सेंट्रल इरप्शन जब होता है तो ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, तो सतह में नीचे कहीं मैग्मा चैम्बर बना होता है और मैग्मा चैम्बर या मैग्मा भंडार से मैग्मा ऊपर उठता है किसी वाहक नलिका या पतली सी जहां पे भी जगह मिल जाए चट्टानों के बीच में, एक छोटे से गैप से निकल ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आने वाला लावा जो है वो एकदम से सतह भाग को तोड़कर और बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद जब वो जमता है तो उससे लैंडफॉर्म बनती है, स्थलाकृति बनती है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है ये सेंट्रल इरप्शन। तो सेंट्रल इरप्शन की क्या खास बात है वो देखते हैं अभी। तो देखिए सेंट्रल इरप्शन में एक वाहक नलिका के माध्यम से, ऐसे एग्जैक्ट कोई पाइप नहीं होती है, बट एक पतले से एरिया से या नीचे से गहराई से एक भाग जो है वहां से वाहक नलिका जैसे एक एरिया होता है, मतलब पाइप जैसा एक स्थान होता है, वहां से ऊपर आता है लावा। तो अक्सर जब केंद्रीय उद्गार होता है तो सतह का बहुत छोटा सा भाग टूटता है विस्फोट के साथ, और सतह का वो भाग जब टूटता है तो लावा जब बाहर निकलता है तो वो वाहक नलिका के माध्यम से निकलता है, वाहक नलिका, या इसको कह सकते हैं पाइप या पाइप लाइक कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट मीन्स ओपनिंग। तो पाइप लाइक ओपनिंग से ये निकलता है सतह के छोटे से भाग को तोड़कर, और जब ये लावा निकलता है तो अक्सर इस तरह के जब लावा जमते हैं तो ऐसे लावा के जमने से ऐसा एक कोन जैसा बनता है, शंकु बनता है, मतलब ऊंची स्थलाकृति बनती है, ऊंचा लैंडफॉर्म बनता है, क्योंकि ऐसे वाहक नलिका के माध्यम से पाइप से जनरली बेस एसिडिक लावा ही निकलता है, इस तरह से गाढ़ा होता है, इसलिए इससे सीधे प्रेशर के साथ ऊपर बाहर निकलता है। तो ऐसे जब लावा ऐसा जब इरप्शन होता है सेंट्रल इरप्शन, उससे अक्सर कोन आदि बनते हैं, कोन्स बनते हैं या शंकु बनते हैं, या पर्वत वगैरह जो है वो भी सेंट्रल इरप्शन से ही बनते हैं। और ऐसा सेंट्रल इरप्शन केंद्रीय उद्गार आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर या अभिसारी प्लेट किनारों पर। अभिसारी प्लेट किनारों पर अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब अगर हम फिशर इरप्शन की बात करें, दरारी उद्गार की, तो दरारी उद्गार में क्या होता है, सतह पर एक लंबी सी दरार बनी होती है और उस लंबी सी दरार के माध्यम से लावा जो है नीचे से निकलता है, पूरी दरार में से निकलता है, एक छोटी सी ओपनिंग नहीं होती है, एक छोटा सा हिस्सा नहीं टूटता सतह का, पूरी लंबी सी दरार बनती है। और उस लंबी सी दरार से अक्सर जो लावा निकलता है वो बहुत फ्लूइड होता है, और ये लावा जो है ये बहकर जाता है, आसपास के क्षेत्रों में काफी फैल जाता है। तो अक्सर जो है फिशर इरप्शन जब होता है, दरारी उद्गार, तो उससे जो लावा निकलता है वो सामान्यतः जनरली कैसा होता है, बेसिक लावा होता है, और ऐसा बेसिक लावा दरार से निकलने के बाद आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। तो दरार बना देते हैं, यहाँ पे क्लियर दिख जाए आपको, ये दरार है, इस दरार से निकला और आसपास के क्षेत्र में फैल गया। तो दरारी उद्गार में दरार से निकलता है लावा, फिशर में फिशर से निकलता है लावा, फिशर का मतलब है दरार ही, और ऐसा लावा विस्फोट के साथ नहीं निकलता, इजीली निकलता है, तो इसे बोला जाता है इफ्यूजन। इरप्शन की जगह ज्यादा बेटर वर्ड होता है इफ्यूजन, क्योंकि बिना ज्यादा विस्फोट किए आराम से निकल रहा है ये धीरे धीरे लावा, और बेसिक लावा निकलता है अक्सर इस तरह के इरप्शन से ज्यादातर। और ये इस तरह का जो इरप्शन होता है, क्योंकि इससे बेसिक लावा निकल रहा है, इसलिए ऐसा जब दरारी उद्गार होता है तो उससे सामान्यतः या तो लावा के मैदान बनते हैं, मतलब लावा फैल जाता दूर दूर तक, तो लावा के प्लेन्स बनते हैं, लावा की लेयर बन जाती है, और जब बहुत सारी परतें जम जाती है एक के ऊपर एक लावा की, तो उससे कई बार पठार भी बनते हैं।
तो ऐसा इरप्शन जब होता है तो उससे या तो मैदान बनते हैं लावा के या पठार बनते हैं, पठार या प्लेटो इसको कह सकते हैं। और पठार का उदाहरण आपको पता है, भारत का दक्कन का पठार जो है वो दरारी उद्गार से जो क्षारीय लावा निकला है, बेसिक लावा, उसी से बना है। और इसी तरह के बेसिक लावा के अपक्षय से बनती है काली मिट्टी, और वो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो इस तरह से पठार आदि के निर्माण में सहयोग करता है ये दरारी लावा, पठार या मैदान बनाता है। अब ये होता कहाँ है दरारी लावा? दरारी लावा क्या, दरारी उद्गार। तो ये फिशर इरप्शन अक्सर वहां होता है जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, दो प्लेटों के बीच में गैप क्रिएट होता है, वहां पर इस तरह का फिशर इरप्शन होता है। तो ऐसा गैप कहाँ क्रिएट होता है? अपसारी प्लेट किनारों पर। तो ये जो है डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर इस तरह का इरप्शन जनरली होता है, सामान्यतः होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है सेंट्रल और फिशर इरप्शन में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब अगर देखें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, दोनों ही इरप्शंस एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और एक इरप्शन भी इंडिविजुअली आ सकता है आपके। और ये दरारी उद्गार जो है ये आरएस में ऑलरेडी आ चुका है, आरएस 2018 में आया है शायद, ये 2018 के मेंस में आया है ये। और इसका मैं अभी दिखाऊंगी आपको, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, जो एग्जाम में आया था वो किस तरह की कॉपी होती है, कितनी लाइंस मिलती है, वो भी आपको दिख जाएगी अभी। तो ये इस तरह के छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं क्योंकि वोल्केनो चैप्टर मेंस में है आपके। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद इरप्शंस अगर हमने देख लिए, तो अब जो लावा निकलता है ज्वालामुखी उद्भव के दौरान, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर, वो लावा बाहर निकलने के बाद कोई लैंडफॉर्म्स बनाता है, स्थलाकृतियां बनाता है। कई बार तो लावा बाहर निकलता नहीं है, बस मैग्मा ऊपर चढ़ रहा होता है, वहीं बीच में ही जम जाता है। तो सतह पर निकलने से पहले ही जब मैग्मा जम जाए तो उससे भी कई सारी स्थलाकृतियां या लैंडफॉर्म्स बनती हैं। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, और एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या बहिर्वेदी स्थलाकृतियां। अब अंतर्वेदी बहिर्वेदी स्थलाकृतियों में क्या डिफरेंस है? तो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां जो हैं ये मैग्मा के ऊपर उठने से बनती है, ऊपर उठने से, पर इसमें मैग्मा बाहर नहीं निकलता सतह से, इसीलिए अभी तक हम इसको मैग्मा ही कह रहे हैं। मतलब सरफेस के बाहर नहीं निकला है, ऊपर नहीं आया है, बस नीचे से ऊपर चढ़ रहा था, ज्वालामुखी क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, किसी कारण से मैग्मा पहले ही ठंडा हो गया, तो वो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां बनती है, इंट्रूसिव। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स मैग्मा से बनती है जनरली, और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो है बहिर्वेदी स्थलाकृतियां, वो ज्वालामुखी उद्भव हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, वोल्केनिक इरप्शन हो चुका है, उससे बनती हैं। तो ये अक्सर लावा से बनती हैं बहिर्वेदी स्थलाकृतियां, और सतह पर बनती हैं, सरफेस के ऊपर, और ये ज्वालामुखी क्रिया होने के बाद बनती हैं। जबकि अंतर्वेदी जो है वोल्केनिक इरप्शन होने से पहले ही या होने वाला था पर हो नहीं पाया, अंदर ही मैग्मा जम गया, उस वजह से बनती है। तो अंतर्वेदी बहिर्वेदी में ये फर्क है। अब अंतर्वेदी जो स्थलाकृतियां हैं या बहिर्वेदी, दोनों ही तरह के जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो भी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां बनती हैं वो आग्नेय चट्टानों की होती है, इग्नियस रॉक्स होते हैं, क्योंकि चाहे लावा से बना हो चाहे मैग्मा से बना हो, दोनों ही आग्नेय चट्टानों का ही स्वरूप है। तो आग्नेय चट्टानें अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, अलग अलग शेप में देखने को मिलती है, उसके आधार पर उनके डिफरेंट नेम्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हम अंतर्वेदी स्थलाकृतियों को देखेंगे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को। तो देखिए, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को हम समझें, सबसे पहले जो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं वो सतह के नीचे गहराई में बन रही है। इसका मतलब पेड़ पौधे, ये घर, ये सतह भाग है। सतह के भाग के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ मैग्मा से जो बनती है लैंडफॉर्म्स, उनकी बात करें हम। और मैग्मा से जो लैंडफॉर्म्स बनती है उसमें ये मैग्मा चैम्बर के ऊपर बनती है। ये मान लीजिए यहाँ खूब सारा मैग्मा है, ये मैग्मा ऊपर उठेगा पर सतह तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही जम जाएगा, तब जाकर अंतर्वेदी स्थलाकृतियां बनेगी। तो ये है मैग्मा चैम्बर, मैग्मा भंडार। और मैग्मा भंडार जो है उससे मैग्मा ऊपर उठता है और बीच में जम जाता है, तब ये लैंडफॉर्म्स बनती हैं। अब देखिए कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। जब मैग्मा चैम्बर या मैग्मा भंडार के ठीक ऊपर
थोड़ा सा मैग्मा उफनता है, मतलब बस थोड़ा सा वहीं पर मैग्मा चैम्बर के पास ही थोड़ा सा ऊपर उठा और खूब बड़ा सा ऐसे गुंबदाकार रूप में जम गया। ऐसे गुंबद के रूप में जब एक बहुत बड़ा सा पिंड जम जाता है, एक बहुत बड़ा लंप जम जाता है, ऐसे लंप को कहा जाता है बैथोलिथ। ऐसे लंप को कहते हैं, पिंड को, बैथोलिथ। बैथोलिथ। तो बैथोलिथ बेसिकली क्या होता है, मैग्मा भंडार से, चैम्बर से जुड़ा हुआ ही होता है, ऊपर से गुंबदाकार होता है, बहुत बड़ा सा लंप होता है मैग्मा का, जमे हुए मैग्मा का बहुत बड़ा पिंड होता है, जिसको बैथोलिथ कहते हैं। तो बैथोलिथ अब आपको क्लियर होगा, अभी डेफिनेशन आएगी अगली स्लाइड में तो आपको दिखा देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखिए, अब जब मैग्मा कई बार ऊपर उठता है तो वाहक नलिका के माध्यम से पाइप के थ्रू या फिर जहां पे जगह मिली उसके थ्रू वो ऊपर तो जाता है, पर ऊपर पहुंच नहीं पाता और पहले ही रास्ते में जम जाता है। तो बैथोलिथ जैसे ही गुंबदाकार रूप में, एक डोम शेप में, अच्छा गुंबदाकार क्या होता है, डोम शेप्ड, ऊपर से डोम शेप्ड फॉर्म में जब कोई ऊपर उठता हुआ मैग्मा जम जाए और जिसका तल जो है, ये इसका बेस जो है ये बिल्कुल फ्लैट है, समान तल वाला या समतल भाग वाला और ऊपर से गुंबदाकार, और वाहक नलिका से पाइप के थ्रू मैग्मा चैम्बर से जो जुड़ा हुआ लैंडफॉर्म होता है उसको कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ। तो लैकोलिथ कहा जाता है ऐसे लैंडफॉर्म को, स्थलाकृति को, जो ऊपर से गुंबदाकार है, नीचे से समतल है और वाहक नलिका से या पाइप से जुड़ी हुई है मैग्मा चैम्बर से। ये एक तरह से आप उल्टा कटोरा जो होता है, कटोरी, कटोरा, बाटका जो भी होता है, उसको जब उल्टा रख देंगे तो वो किस तरह से ऊपर से गुंबदाकार दिखेगा और नीचे से समतल, वैसा ही ये लगभग लैकोलिथ होता है। उसके अलावा लैकोलिथ का ठीक ऑपोजिट, विपरीत, लैकोलिथ तो था उल्टा कटोरा, अब आप अगर सीधा कटोरा देखें तो सीधा कटोरा कैसा होगा, तस्तरी नुमा, पाइप से जुड़ा हुआ एक तस्तरी नुमा अगर स्थलाकृति होगी तो उसको लोपोलिथ कहेंगे। जैसे ये ऊपर चढ़ रहा था मैग्मा ऊपर चढ़ा पर बाहर निकलने की बजाय यहीं बीच में कहीं जम गया और ऐसे आकार में जम गया, कटोरी नुमा आकार में, इस तरह से, या तस्तरी नुमा आकार में। तो इस तस्तरी नुमा आकार में भले ही वो वाहक नलिका के बिल्कुल सेंटर में ऊपर जाके जमे, चाहे वाहक नलिका के साइड में जम जाए, जैसे ऐसे, ऐसे भी जम सकता है। तो ये जो कटोरी नुमा या तस्तरी नुमा जो जमा होता है मैग्मा का, उससे जो लैंडफॉर्म बनती है उसे कहते हैं लोपोलिथ। लोपोलिथ। इसी तरह से जब मैग्मा ऊपर चढ़े और बीच में कहीं हॉरिजॉन्टली, मान लीजिए मैग्मा ऊपर जा रहा था और बीच में जो साइड की रॉक्स हैं वहां पर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो हैं उनमें गैप मिला, चट्टानों के बीच में क्षैतिज रूप से अगर थोड़ा सा गैप है या जगह है, तो मैग्मा क्या करता है, ऊपर उठता हुआ साइड में फिर फैल जाता है, इधर उधर जहां जगह मिली वहां फैल जाएगा। तो फिर जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा साइड में फैलता है क्षैतिज रूप से, और हो सकता है साइड में जो गैप है वो एक मतलब बिल्कुल सिमिलर परत या समान परत के रूप में गैप ना मिले, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसे गैप मिले मैग्मा को, तो मैग्मा उसी ऊंचे नीचे भाग में जमकर लहरदार रूप ले लेगा। तो जब मैग्मा क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली जगह मिल जाने पर ऐसे ऊपर नीचे लहरदार रूप में जमता है, ऐसे। तो इस लहरदार रूप में मैग्मा के जमाव जो होता है उसको कहते हैं फैकोलिथ। इसको कहते हैं फैकोलिथ। अब फैकोलिथ में जो ये ऊपर नीचे है, जैसे ऊपर और फिर नीचे, इसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं अपनति या सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सॉरी, एंटीक्लाइन। और ये जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं अभिनति। अभिनति। अभिनति जो है इसको सिंक्लाइन भी कहा जाता है। तो ये मैग्मा जब इस तरह से लहरदार रूप में जमता है तो ऊपर वाला जो भाग है उसको अपनति और नीचे वाले भाग को अभिनति कहते हैं या सिंक्लाइन कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैग्मा ऊपर चढ़ रहा था और बीच में कुछ रॉक्स ऐसी थी जैसे उबड़ खाबड़ सी थी, ये चट्टाने, इनके बीच में ऐसा गैप मिल रहा है लावा को, ये रॉक्स के बीच में गैप है। अब लावा ऊपर उठ रहा है,
ऊपर उठता हुआ लावा, जगह मिली साइड में, अच्छा ठीक है जगह मिल गई तो यहाँ फैल गए। यहाँ फैले तो अपनति के ऊपर जमा, ये जो अपनति है ये ऊपर उठा हुआ भाग जो है इसके ऊपर जम गया यहाँ पर। और अभिनति, ये जो सिंक लाइन है एंटिक लाइन के तो ऊपर जमा, और सिंक लाइन का जो ये बेस है यहाँ पर जम गया। फिर और भरा तो ये पूरा फुल हो गया। इस तरह से लहरदार रूप में मैग्मा जमता है, फैकोलित स्थलाकृति उससे बनती है। तो ये हो गया ऊपर वाले भाग को एंटिक लाइन, नीचे वाले भाग को सिंक लाइन, अपनति अभिनति। अब और क्या होगा, जब मैग्मा इस तरह से ऊपर उठता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लहरदार रूप में जमे, कई बार सीधी चद्दर के रूप में, चादर के रूप में एक परत बिछ जाती है, एक सिमिलर लेयर जो है सिंपल सी वो बन जाती है मैग्मा की। तो जैसे मान लीजिए ऊपर उठा मैग्मा, हॉरिजॉन्टली गैप मिल गया इसको रॉक्स के बीच में, चट्टानों के बीच में, और एक पतली सी परत के रूप में फैल गया। ये यहाँ पर तो आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन नहीं है, ये पूरी एक चादर के रूप में अगर फैल जाए पतली सी परत के रूप में, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है ज्यादा बड़ा गैप मिल जाए तो मोटी परत में जम जाए मैग्मा। पर ये हॉरिजॉन्टली जमेगी, क्षैतिज रूप से मैग्मा के फैलने से बनेगी, या तो मोटी परत जमती है या पतली परत। अगर मैग्मा की मोटी परत जमे, बहुत बड़े एरिया में मोटी सी परत जम जाए मैग्मा की, तो उसको कहेंगे सिल। और अगर पतली परत जमे तो उसे कहा जाता है शीट। जैसे बर्फ की सिल्ली होती है मोटी सी, जो लंबी चौड़ी मोटी सब होती है, तो सिल्ली के रूप में जमता है तो उसे कहते हैं सिल। और अगर पतली परत में जमता है, जैसे पेपर होता है शीट, उसके जैसे जमे तो उसको शीट कहते हैं। इसी तरह से एक और लास्ट लैंडफॉर्म है अंतर्वेदी में, और वो लास्ट लैंडफॉर्म जो है वो ये है कि मान लीजिए ऊपर चढ़ रहा था मैग्मा, सीधे दीवार के रूप में जम गया, या थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, पर ये वर्टिकली या लंबवत रूप से जब मैग्मा भंडार के ठीक ऊपर इस तरह से कोई दीवार के जैसी स्थलाकृति जमती है तो उसको कहते हैं डाइक। डाइक। तो यहाँ पे ये नोट कीजिए, ये पाइप नहीं है, ये अभी आपको डायग्राम में तो ऐसे पाइप जैसी दिख रही है, पाइप नहीं है, ये पूरा वर्टिकली लंबवत रूप से मैग्मा भंडार के ऊपर एक पूरी दीवार जैसी ऊपर उठा मैग्मा, गैप मिल गया उसको, और एक दीवार के रूप में या एक बड़े पिलर के रूप में मैग्मा जब जम जाता है तो उसे डाइक कहा जाता है। डाइक एग्जैक्टली स्ट्रेट भी हो सकता है, थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है, नेचुरली बन रहा है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। तो ये बेसिक लैंडफॉर्म्स हैं, अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं ज्वालामुखी की। तो बैथोलिथ जो है, बैथोलिथ मैग्मा भंडार के ठीक ऊपर स्थित एक बड़ा सा पिंड है मैग्मा का जमा हुआ। लैकोलिथ ऊपर उठते हुए मैग्मा के गुंबदाकार रूप में जमने से बनता है। लोपोलिथ बनता है जब मैग्मा तस्तरी के रूप में जमता है उससे। और फैकोलिथ बनता है जब मैग्मा लहरदार रूप में जमता है। और शीट जो है वो बनती है जब मैग्मा फैल जाता है परत के रूप में, पतली परत के रूप में, और मोटी परत में फैलने पर सिल बनता है, और दीवार की जैसी स्थलाकृति जो बनती है उसे डाइक कहा जाता है। तो ये अंतर्वेदी या इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं, ये आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इनको याद करने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो आपको वैसे तो बेसिक डायग्राम बना बना के याद करना पड़ेगा, पर बैथोलिथ में मैग्मा चैम्बर के ऊपर बैठा हुआ मैग्मा का एक पिंड, वो है बैथोलिथ, मतलब मैग्मा चैम्बर के ऊपर ही बैठा हुआ बैथोलिथ। लैकोलिथ में जो सी आता है उससे आप उसको याद रख सकते हैं कि सी ऐसे उल्टा रख दें तो ये लैकोलिथ की स्थलाकृति बन जाएगी। लोपोलिथ जो है, लोपोलिथ में पी आता है, तो अगर आप पी को ऊपर से इरेज कर दें तो ये लगभग आपको लोपोलिथ की लैंडफॉर्म मिल जाएगी, तस्सरी के रूप में एक स्थलाकृति जो वाहक नलिका से जुड़ी है। फिर फैकोलिथ जो है, उसमें फैकोलिथ में हिंदी भाषा का शब्द जो फ लिखते हैं उसमें भी तो लहर है, जैसे फ, फैकोलिथ में फ आता है तो उससे आपको याद रखना है ये लहरदार स्थलाकृति। और सिल और शीट तो सिल्ली बर्फ की, और शीट पेपर की शीट जैसी होती है पतली सी। और डाइक जो है, ड से डाइक, द से दीवार, तो उससे रिलेट करके आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनकी छोटी छोटी शॉर्ट डेफिनेशंस और डायग्राम, वो दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। तो देखिए ये सभी की डेफिनेशंस हैं, वैसे आपके नोट्स में भी हैं। यह मैग्मा भंडार के बैथोलिथ, यह मैग्मा भंडार के ठीक ऊपर स्थित स्थलाकृति होती है। यह मैग्मा का जमा हुआ एक बड़ा सा पिंड होता है, यह गुंबदाकार आकृति का होता है। लैकोलिथ, यह स्थल आकृति ऊपर उठने वाले मैग्मा द्वारा निर्मित होती है, तल समतल होता है और ऊपर से गुंबदाकार होता है।
लोपोलिथ क्या होता है? ऊपर उठता हुआ मैग्मा क्षैतिज रूप से कमजोर स्थल पाने पर तस्तरी के रूप में जब जमता है तो लोपोलिथ बनता है। फैकोलिथ लहरदार आकृति, अपनति के ऊपर और अभिनति के ऊपर, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। सिल और शीट में वही जो हमने डिस्कस किया है सेम चीजें हैं, और डाइक में भी वही दीवार के जैसी स्थलाकृति। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये डाइक है, ये सीधी जो दीवार के जैसे, फिर ये पतली परत जम गई, ये सिल है, ये लैकोलिथ है, ये जो ऐसे गुंबदाकार रूप में जमा, ये लैकोलिथ है। और ये वाहक नलिका है, पाइप अगर बाहर तक निकल गई तो लावा निकल गया बाहर, ज्वालामुखी क्रियाएं हो गई। ये बैथोलिथ है, मैग्मा पिंड, मैग्मा जम के ऊपर, मैग्मा चैम्बर के ऊपर ही एक बड़ा सा लंप अगर जम गया। तो ये इस तरह की लैंडफॉर्म्स जो हैं ये अंदर बनती है पृथ्वी की सतह के नीचे की तरफ। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। अच्छा, जो हमने सिल देखी थी वो सिल ये है, डाइक ये है छोटा सा, ये भी सिल है, ये भी सिल है, ये सिल है, ये लैकोलिथ है ऊपर से देखिए, ये डाइक है, ये डाइक है, ये भी डाइक है, और ये जो बड़ा सा है इसमें ये एक एक्स्ट्रा लैंडफॉर्म आप और देख सकते हैं। वैसे तो मेन हमने कर ली है, प्लूटोन लिखा है ये बड़े से भाग को। स्टॉक भी कई जगह दिखाया जाता है डायग्राम्स वगैरह में, बट हमने जो किया वो काफी है। ये नीचे मैग्मा भंडार का ही एक बड़ा सा पिंड अगर जम गया है तो बैथोलिथ हो गया। तो इस तरह से ये मेन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं, अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं। अब बहिर्वेदी जो स्थलाकृतियां हमको करनी है उनको हम देखेंगे एक एक करके, पर पहले जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं आरएस में उनको देखते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा ये सिंडर तो अभी करा नहीं हमने। ये क्वेश्चन आया था 2016 में आरएस में, नहीं 2018 में आरएस में। इसमें लिखा है व्हाट इज फिशर इरप्शन, या फिर दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन क्या होता है। गिव रीजंस ऑफ इट्स अकरेंस इन द वर्ल्ड, इनकी उपस्थिति के क्षेत्रों के बारे में बताइए, विश्व में इनकी उपस्थिति के क्षेत्रों के बारे में बताइए, रीजन्स के बारे में बताइए। तो रीजन्स कौन से हैं? जहां पे भी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है। और आपको याद है अपसारी प्लेट किनारों का हमने एक डायग्राम सा भी बनाया था जिसमें सभी समुद्री भागों में हमने अपसारी प्लेट किनारे बनाए थे। तो वो अपसारी प्लेट किनारे बनाते हुए दरारी उद्भव की बेसिक नेचर और कारण को आपको बताना था इसको इसमें। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इतनी लाइनें मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स मिलती है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में। तो अभी तक जो हमने किया है उससे रिलेटेड आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और अब हम मेंस के टॉपिक्स कर रहे हैं तो एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। चलिए बाकी जो है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, बहिर्वेदी स्थलाकृतियां, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।